तो मार्केट तो ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। फटाफट से आपके जो सवाल है वो ले लेते हैं। गोपाल का एक हमको एसएमएस मिला है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में जानना चाहते हैं। राजेश ये जल्दी से बताइएगा क्या करें इसमें, क्योंकि 98 के लेवल पे इनकी बाय है और 1000 शेयर है। एवरेज तो अभी करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी 1000 शेयर है। अभी रुके रहें या फिर लॉस बुक करके बाहर आ जाएं? देखिए, ओवरऑल जो रियल एस्टेट पैक है हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है। आई थिंक डीमोनेटाइजेशन की वजह से मुझे लगता है कि ओवरऑल जो रियल एस्टेट की जो ग्रोथ होगी, मेरे ख्याल से बायर्स अपने डिसीजंस को थोड़ा डेफर करेंगे, थोड़ा डिले बाइंग होगी वहाँ पर। तो अर्निंग में जो हमने इम्पैक्ट पहले देखा था शायद ये थोड़ा और सीवियर होगा नियर टर्म में। तो मुझे लगता है कि इंडिया बुल रियल एस्टेट में फिलहाल रैली आए तो वहाँ से निकले। मुझे लगता नहीं है कि स्टॉक को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की मैं यहाँ पे कोई सलाह दे पाऊँगा उसके ऊपर। मुझे लगता है कि विद इन रियल एस्टेट पैक अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो अफोर्डेबल रियल एस्टेट सेगमेंट में हो, जैसे शोभा है, आई थिंक वो बेहतर एक ऑप्शन हो सकता है एज कम्पेयर टू इंडिया बुल रियल एस्टेट। ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, विपिन है, अमरावती से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। विपिन नमस्ते, सवाल पूछें आप। सुन पा रहे हैं आप मेरे को? शायद इनसे भी बातचीत तो भी नहीं हो पाएगी, लेकिन पहले ये पूछना चाहते थे एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक पर, उन्होंने अपना सवाल बदल के पोजीशन काट दी होगी, तो सुप्रीम इंफ्रा पे जानना चाहते हैं। लोकेश दोनों शेयर, मैं कई शेयर अभी आपको और भी दे रहा हूँ। एक तो सुप्रीम इंफ्रा, इनके पास 80 शेयर है, 71 की बाय है, ऑलमोस्ट रेट टू रेट खड़ा है सुप्रीम इंफ्रा। एक तो इस पर बताइएगा क्या करना है। और दूसरा एक अक्ष ऑप्टिक फाइबर पे जिग्नेश का सवाल भी हमको मिला है अहमदाबाद से। इनके पास 3000 रुपये के आसपास के शेयर हैं और 23 रुपये का रेट है। अभी ये 24 का मौजूदा भाव है, तो यानी कि 1 रुपये का प्रॉफिट है। 3000 के प्रॉफिट पे ये खड़े हैं। दोनों पे राय, अक्ष ऑप्टिक फाइबर पे और सुप्रीम इंफ्रा पे। देखिए डिम्पी जी, अगर सुप्रीम इंफ्रा के चार्ट्स को स्टडी करता हूँ, वहाँ पे बेरिश फॉर्मेशन है। आफ्टर द स्टॉक हैज ब्रोकन द लेवल्स क्लोज टू लेवल्स ऑफ 75 टूटने के बाद स्टॉक में एक बेरिश फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, जो इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में अगर मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन हुआ तो स्टॉक कैन स्लिप डाउन टू लेवल्स ऑफ 70 रुपीज़। आपको यहाँ पे मुनाफा ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 रुपीज़ मिल रहा है। अपने मुनाफे को बांध के अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। जहाँ तक बात है अक्ष ऑप्टिक फाइबर की, अक्ष ऑप्टिक फाइबर का स्टॉक 18 रुपये से 21 रुपये के बीच में काफ़ी देर तक कंसोलिडेट होता रहा और 23 रुपये के बाद उसने ब्रेकआउट दिया तो 30 रुपीज़ के लेवल्स को रीटेस्ट किया है। इन द करंट मार्केट कंडीशन आप उसको देख रहे हैं 24 रुपये 15 पैसे के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसकी जो क्रूशियल सपोर्ट जोन है वो है 22 रुपये। अपनी पोजीशन में बने रहिए। जैसे ही स्टॉक 27 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट देगा, आपको 30 से 32 के लेवल ऊपर की तरफ मिल सकते हैं और वहाँ पे जाके अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। जी, तो आपको रणनीति बताई जा चुकी है अक्ष ऑप्टिक फाइबर के संदर्भ में भी, लेकिन एक बार एलएनटी पे नजर रखिए। इंडेक्स का शेयर और रेका एक स्पाइक करीब 2% ऊपर और दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। 1382 आ चुका है। एक जोरदार तेजी एलएनटी में अभी देखने को मिली है और इस तेज़ी के साथ ही दिन के ऊपरी स्तरों पर ले आया है इसको। बाजार में भी बाइंग है और शायद अब जो है इस तेज़ी में एलएनटी भी से काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट एक शेखर हमारे साथ मौजूद है सतारा से, उनसे बातचीत कर लेते हैं हम। शेखर, आप सुन पा रहे हैं? शेखर, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, इनसे शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, इनका सवाल ज़रूर ले लेंगे। लेकिन उससे पहले एलएनटी पे भी लोकेश आपकी राय चाहेंगे। एक स्पाइक आया है एलएनटी में, दिन के ऊपरी स्तरों पर एलएनटी पहुंच चुका है। आप क्या राय रखते हैं? करीब 29 रुपये की तेज़ी है, 1380 है। ये तेज़ी कहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए समझिएगा, हम एलएनटी के चार्ट को स्टडी करते हैं। जब इसके रिजल्ट्स आए उसके बाद भी जो स्टॉक था वो एक कंसोलिडेटिंग रेंज के अंदर ही गया, जहाँ पे इसने बेस फॉर्म किया क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1310 और 1320 और वहाँ से बहुत ही सपोर्ट लिए। अब इसके वीकली चार्ट इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं इसमें ओवरसोल्ड पोजीशन जो है वो खत्म हो चुकी है। इसमें राउंडिंग बॉटम स्टार्ट हो रहा है एंड राइट शोल्डर ऊपर की तरफ जैसे ही आएगा ये स्टॉक आपको 1440 1450 के ऊपर लेवल्स दे सकता है। तो अपनी पोजीशन से बने रहिए एंड कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1340 रुपये। ठीक है, एलएनटी पे टेक्निकल व्यू और डेरिवेटिव से ये कहता है कि करीब 2% का ओपन इंटरेस्ट इसके अंदर तेजी है और साथ में कैश डिलीवरी करीब 60% की है। तो इन्वेस्टर इसमें हैं और यही इन्वेस्टर का कमाल है कि जो पुल बैक है इन फ्रंटलाइन शेयर्स के अंदर अब देखने को मिल रहा है, वो इन्वेस्टर का फ्लो है जो अब इसके अंदर प्ले करता हुआ दिख रहा है। 2% की तेज़ी है। लेकिन कल एक बड़ा इवेंट है, वो इवेंट ये है कि कल ऑटो नंबर्स के आना शुरू हो जाएंगे 1 तारीख से और इसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी कंपनीज़ हैं। किसानों से जुड़ी हुई कंपनीज यानी कि एग्री से जुड़ी हुई कंपनीज के नंबर आ जाएंगे। एक बार पहले संदीप से ये समझ लेते हैं, न्यूज़ रूम से हमारे साथ हैं, कि नंबर्स इस समय कैसे हैं। उसके बाद 2 बड़ी कंपनीज के मैनेजमेंट बजाज ऑटो और M&M, इनका व्यू भी आपके सामने रखेंगे और टेक्निकल व्यू में एक शेयर भी आपको बताएंगे कौन सा बेहतर है। पहले एक बार नंबर्स का अनुमान जान लेते हैं संदीप से। संदीप बताएं आप।
शुक्रिया डिम्पी। ज़्यादातर कंपनियों की जो बिक्री है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है। एक तो नोटबंदी का असर आएगा क्योंकि 8 नवंबर के बाद से इनकी जो बिक्री है उनके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। और दूसरी बात, पिछले साल आपको याद हो नवंबर में दिवाली थी, तो जो पिछले साल नवंबर में जो बड़ी बिक्री हुई थी उसका एक जो ऊंचा बेस है वो भी नंबर्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से अगर आप मारुति को छोड़ दें तो बाकी कंपनियों की जो बिक्री है उसमें करीब 9 से 17% तक की जो गिरावट है वो 4 व्हीलर कंपनियों की बिक्री में देखने को मिल सकती है। मारुति की जो सेल्स है वो करीब 5 से 5.5% बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि माना जा रहा है इनकी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कई सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर वेटिंग पीरियड अब भी काफ़ी हाई है। तो उसकी वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो बिक्री है वो करीब 5.5% के आसपास की बढ़त दिखाएगी। हालांकि मंथ ऑन मंथ करीब 4.5% के आसपास का जो डेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जहाँ तक दूसरी कंपनीज की बात है तो उसमें टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, इनका जो MHCV सेगमेंट है वहाँ पे भी टाटा मोटर्स का MHCV सेगमेंट में करीब 20% और अशोक लेलैंड का जो ये सेगमेंट है उसमें करीब 9% के आसपास की गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर आप देखें कार और CV की जो बिक्री है वो भले ही उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कैश से ज़्यादा इनकी जो बिक्री है वो नहीं होती है। ज़्यादातर जो गाड़ियाँ बिकती हैं कार और CV सेगमेंट में वो दरअसल लोन के ज़रिए बिकती हैं, तो उस वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट शायद शॉर्ट टर्म में ना देखने को मिले। लेकिन एनालिस्ट ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो पोस्टपोनमेंट है, यानी कि जो टले हैं बुकिंग्स, वो उसका इम्पैक्ट ज़रूर इस नवंबर के महीने में भी देखने को मिलेगा और उसका जो पूरा असर है वो कहीं ना कहीं दिसंबर महीने में भी देखने को मिलेगा। नवंबर के आंकड़े तो खराब रहेंगे, साथ ही साथ दिसंबर महीने में भी कार और CV के साथ साथ MHCV की जो बिक्री है उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जहाँ तक 2 व्हीलर कंपनियों की बात है, 4 व्हीलर से ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर एनालिस्ट मान रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों से इनकी बिक्री ज़्यादा आती है। 40 से 60% जो बिक्री होती है 2 व्हीलर कंपनियों की वो दरअसल कैश सेगमेंट में होती है। तो उस लिहाज से 2 व्हीलर जो कंपनियां हैं उनकी जो बिक्री है उसमें साल दर साल 16 से 20% के आसपास की जो कमी है वो देखने को मिल सकती है। तो एक नोटबंदी और दूसरा नवंबर का जो ऊंचा बेस इफेक्ट है पिछली बार का, तो दोनों फैक्टर्स की वजह से इस बार चाहे आप 2 व्हीलर की बात कीजिए या 4 व्हीलर की बात कीजिए, बिक्री में कमी देखने को मिलेगी। मारुति को छोड़ दीजिए जिसकी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे नंबर अच्छे रहेंगे, बाकी सभी कंपनियों की जो बिक्री है उनमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए, तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इंपैक्ट आएगा, लेकिन दो चीजें प्रोमिनेंट हैं। मारुति पे इंपैक्ट इसलिए नहीं आएगा कि कंपनी के पास ऑलरेडी बैकलॉग काफी बड़ा है, काफी बड़ी वेटिंग थी, तो वेटिंग को पूरा करके वो अपने नंबर्स को ठीक दिखाएगी। दूसरा, आइशर मोटर के केस में भी यही चीज एप्लीकेबल है, वहां पर भी रॉयल एनफील्ड की एक लंबी वेटिंग चलती है। तो अगर अपनी कंपनी बैकलॉग को क्लियर करती है, फिर बैकलॉग को हटाती है और नए ऑर्डर्स में एडिशन दिखाती है, तो भी कंपनी के लिए इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। और मेजरली उनकी जो बुकिंग होती है वो भी या तो कार्ड्स के जरिए पेमेंट होते हैं उनके, या फिर लोन पे ज्यादातर पेमेंट्स होते हैं, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट इसलिए भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, बाकी कंपनियां जो कि 2 व्हीलर स्पेस में है, रूरल एरियाज में टैकल करती हैं, या फिर एग्री स्पेस में जहां पे भी रूरल का ज्यादा कामकाज है, उनके ऊपर एक मेजर डेंट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और स्पेशली उस सिनेरियो में जबकि आपने पिछले साल नवंबर में दिवाली की वजह से एक हाई बेस बना के रखा हुआ, तो दोनों तरह का डेंट जो है वो स्पेस पे आता दिखाई पड़ेगा, बारिंग इन दो कंपनियों के। और इसीलिए ये दोनों कंपनियां जो पिछले 3 दिन के रनअप में ऑटो में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करे गई हैं, मारुति भी और आइशर मोटर भी। बिल्कुल, और इसी में हमने एक राय भी ली। बजाज ऑटो जो कि 2 व्हीलर की देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उनके मैनेजमेंट से हम जुड़े एरिक व्यास से उनका कहना है कि नोटबंदी का शहरी इलाकों में तो 15% बिक्री का असर होगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में करीब 50% तक बिक्री घट सकती है। हाँ, सिचुएशन काफ़ी डिस्टर्बिंग है। अभी भी जो 50% ड्रॉप जो रूरल एरिया में हुआ था वो अभी भी उसी स्थिति में है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अर्बन एरिया में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो ड्रॉप करीब 15% है। मेरे ख्याल में रूरल एरिया में थोड़ी समय लगेगी कोई इम्प्रूवमेंट होने के लिए, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस कैश में होती है, वहाँ डेबिट कार्ड मशीन्स नहीं होते हैं, लोग डेबिट कार्ड्स इस्तेमाल नहीं करते हैं और पेटीएम भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट होने के लिए करीब 2 to 3 मंथ्स लगेगी। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी पवन गोयनका ने भी कहा है कि डीमोनेटाइजेशन का असर कंपनी की बिक्री पर भी पड़ेगा और नवंबर-दिसंबर में कंपनी की बिक्री घट सकती है। हालांकि गोयनका ने दिसंबर अंत तक कैश की जो सिचुएशन उनको वापस ठीक होने की बात कही है। उनसे बातचीत की सिल्की ने आपको भी सुनवाए थे। डीमोनेटाइजेशन के बारे में आपका जो व्यू था कि सिस्टम में पेन कुछ 3 से 4 महीने के लिए रहेगा, क्या उस व्यू में कोई चेंज हुआ है और किस तरह का इम्पैक्ट देखा है आपने सेक्टर में? अभी करीब 1 हफ्ते पहले सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी और इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद पेन लंबा चले, लेकिन पिछले 5-6 दिनों में ऐसा मुझे लग रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, उसको देखते हुए, जो मैंने खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ कि काफ़ी रैपिडली सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है।
तो दोनों मैनेजमेंट का व्यू आपने सुन लिया कि थोड़ी सिचुएशन तो इंप्रूव हो रही है, लेकिन हाँ, इस बार के नंबर्स में थोड़ा डेंट जरूर आएगा। और एक और ऐसा ट्रिगर है जो आज सीसीए की बैठक से निकल के आ सकता है, जो कि आज शाम को 6 बजे होने वाली है। इस पे भी समझ लेते हैं कि क्या इवेंट्स आज रहेंगे और ये बाजार पे कितना अपना असर छोड़ेगा। आलोक हमारे साथ हैं। आलोक, आज सीसीए की एक अहम बैठक होने वाली शाम को, एजेंडा क्या होगा बैठक में? बिल्कुल, देखिए जो आज सिर्फ कैबिनेट की बैठक है, सीसीए नहीं होगी आज। ठीक है। कैबिनेट की एजेंडे में जो एक होम मिनिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रपोजल है वो ये है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जितने भी फॉरेन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं फॉरेन के, और साथ ही साथ टूरिस्ट, उनको जो वीज़ा नियम है, वीज़ा जो रूल्स हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कारोबारी इंडिया में आ सके और टूरिस्ट भी आ सकें। साथ ही साथ एक इकोनॉमिक पैकेज का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो पीओके से आए हैं, यानी कि सरकार की जो पॉलिसी है कि पीओके भी भारत का हिस्सा है, उसी को देखते हुए जो पीओके से जो माइग्रेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं उनको रिहेबिलिटेशन पैकेज दिया जा सकता है, एक इकोनॉमिक पैकेज दिया जा सकता है ताकि वो यहाँ पर आसानी से बच सकें। इसके अलावा एक और एजेंडे में है कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है कोटा का, उसको वाइंडिंग अप के लिए डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण 2-3 एजेंडे हो सकते हैं आज कैबिनेट के, जिस पर फोकस रखने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर से अगर वीज़ा नियमों में ढील दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि कई सारी कंपनियां, कई सारे कारोबारी देश में आएंगे, और साथ ही साथ जो एक नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो अहम डिसीजन हो सकता है वो है कि जो पीओके के माइग्रेंट्स हैं उनको इकोनॉमिक पैकेज फॉर रिहेबिलिटेशन दिया जा सकता है। जी ठीक है। एक बार आलोक, मेरे को आप वापस से बताएंगे कि ये जो वीज़ा नियमों में है, इसमें अभी तक की सिचुएशन क्या थी और ढील किस तरह की मिल सकती है? देखिए, अभी तक ये होता था कि अगर भारत में कोई कंपनी या कोई कारोबारी आता है तो उसको ये 5 साल तक यहाँ पर उसका रेजिडेंट दिखाना पड़ता था। लेकिन अगर अभी मौजूदा नियम में यही हो सकता है कि उसको अगर इंडिया में बार बार आ रहा हो या एनआरआई हो या इस तरह की चीज़ें हों तो उनको वीज़ा नियमों में आसानी से ढील दी जा सकती है। और टूरिस्ट के लिए तो ऐसे ही सरकार ने कई सारे कदम उठा रखे हैं और वीज़ा नियमों में और भी ढील देने की बात की जाएगी, तो टूरिस्ट आसानी से आ सकेंगे और साथ ही साथ कारोबारी भी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। आपसे हम आगे भी समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे कैबिनेट को लेकर, और उम्मीद है कुछ अच्छी खबरें भी आप सुनाएंगे बाय डे एंड।